हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने चैप्टर 7 शुरू किया था बेटा प्रीवियस लेक्चर में, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसका सेक्शन 88 हम पढ़ रहे थे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। चलो बेटा सेक्शन 88 को आगे बढ़ाते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं फॉरेन रजिस्टर क्या होता है। ध्यान से बेटा देखना है, सिंपल सा है। A company may keep outside India a part of the registers required to be maintained under this section termed as foreign register if authorized by the articles। बेटा एक बात याद रखना, उसने वर्ड यूज करा है मे मतलब हुआ कंपनी चाहे तो, मतलब फॉरेन रजिस्टर रखना कंपलसरी नहीं है, फॉरेन रजिस्टर रखना ऑप्शनल है। बेटा फॉरेन रजिस्टर का मतलब क्या हुआ? वो रजिस्टर जो कहां पर रखा जा रहा है, आउटसाइड इंडिया। ठीक है, उसने कहा अ कंपनी में की, कंपनी चाहे तो रख सकती है इंडिया के बाहर, अ पार्ट ऑफ द रजिस्टर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर दिस सेक्शन। उसने कहा जो रजिस्टर्स आप इस सेक्शन में मेंटेन करते हो ना, जो रजिस्टर्स आप इस सेक्शन में मेंटेन करते हो, उन रजिस्टर्स में से, उन रजिस्टर का एक पार्ट आप चाहो तो इंडिया के बाहर भी रख सकते हो। कौन से रजिस्टर्स इंडिया के बाहर रख सकते हो बेटा? जो आप मेंटेन कर रहे हो इस सेक्शन में। और बेटा अगर मैं बात करूं तो इस सेक्शन में आप कौन कौन से रजिस्टर्स मेंटेन कर रहे हो? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। इनफैक्ट एक और रजिस्टर है जो आप इस सेक्शन में मेंटेन कर रहे हो डीमैट अकाउंट के केस में, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। बेटा ऑल्दो रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर डिपॉजिटरी मेंटेन करता है, बट हमने पढ़ा था बेटा, माना यह जाता है कि वो कौन प्रिपेयर कर रही है? कंपनी। तो वो कह रहा है कंपनी चाहे तो इनमें से कोई रजिस्टर आउटसाइड इंडिया भी मेंटेन कर सकती है, लेकिन तभी कर सकती है अगर इस बात की इजाजत कौन देता है बेटा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। फिर फॉरेन रजिस्टर शैल कंटेन नेम्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, अदर सिक्योरिटी होल्डर्स रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो बेटा अगर मैं कंटेंट की बात करूं कि फॉरेन रजिस्टर में आएगा क्या, नाम आएंगे बेटा, सारे पर्टिकुलर्स आएंगे, किसके? मेंबर्स के। अगर बेटा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है तो उसमें मेंबर्स के नाम आएंगे, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स है तो डिबेंचर होल्डर्स के नाम आएंगे, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स है तो अदर सिक्योरिटी होल्डर्स के नाम आएंगे। कौन से? जो रिसाइड करते हैं आउटसाइड इंडिया। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, जो इंडिया के बाहर रिसाइड करते हैं उनके नेम और पर्टिकुलर्स आएंगे इन रजिस्टर में। ठीक है, द फॉरेन रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना फॉरेन रजिस्टर्स के लिए आपको प्रिस्क्राइब कर रखा है रूल 7 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स। चलो पढ़ते हैं बेटा, क्या कहता है रूल 7। रूल 7 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। बेटा पहली बात ये कहता है, ध्यान से सुनना, सिंपल बातें। विद इन 30 days ऑफ ओपनिंग ऑफ एनी फॉरेन रजिस्टर द कंपनी शैल फाइल विद द आरओसी अ नोटिस ऑफ लोकेशन ऑफ द ऑफिस वेयर सच फॉरेन रजिस्टर इज केप्ट। तो बेटा उन्होंने कहा है जिस दिन आपने फॉरेन रजिस्टर ओपन किया ना, जिस दिन आपने फॉरेन रजिस्टर ओपन किया उसके 30 days के अंदर अंदर
आरओसी के पास आपको एक नोटिस फाइल करना पड़ेगा और उस नोटिस में आपको बताना पड़ेगा उस ऑफिस का एड्रेस जहां पर आप फॉरेन रजिस्टर रख रहे हो। तो जिस दिन आपने फॉरेन रजिस्टर ओपन किया है, बनाना शुरू करा है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा उस ऑफिस का एड्रेस जहां पर आप फॉरेन रजिस्टर रख रहे हो। और बेटा ये नोटिस आपको देना पड़ेगा फॉर्म MGT 3 में। बेटा अभी तक हमने 3 फॉर्म्स करे हैं, MGT 1 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का, MGT 2 रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ऑब्लिक अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का, और फॉर्म MGT 3 जिसमें आप आरओसी को नोटिस दोगे ऑफ लोकेशन ऑफ फॉरेन रजिस्टर। कौन से ऑफिस में बेटा, एड्रेस क्या है उस ऑफिस का जहां पर फॉरेन रजिस्टर रखा गया है, साथ में देनी पड़ेगी बेटा प्रिस्क्राइब फीस। ठीक है, फिर आगे, इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द लोकेशन। तो बेटा आपने आरओसी को उस ऑफिस का एड्रेस बताया था ना जहां पर आपने फॉरेन रजिस्टर रखा है। तो बेटा कल को बाय चांस उस एड्रेस में क्या आ जाता है, कोई चेंज आ जाता है, या फिर ऑफिस डिसकंटिन्यूएंस, आपने ऑफिस बंद कर दिया बेटा, वो वाला ऑफिस बंद कर दिया जहां पर आप रजिस्टर रखते थे, द कंपनी शैल विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज और डिसकंटिन्यूएंस फाइल विद द रजिस्ट्रार अ नोटिस इन फॉर्म MGT 3। तो बेटा अगर ऑफिस के एड्रेस में कल को कोई चेंज आता है या ऑफिस डिसकंटिन्यू हो जाता है तो 30 दिनों के अंदर अंदर आपको आरओसी को बताना पड़ेगा इस बारे में फॉर्म MGT 3 में। फिर a foreign register shall be deemed to be a part of company's register, herein referred to as principal register of the members, debenture holders or other security holders as the case may be। बेटा यहां पर ना जो कंपनी के रजिस्टर्स है ना उनको नाम दिया गया है प्रिंसिपल रजिस्टर, और उन्होंने कहा रूल 7 में कि जो फॉरेन रजिस्टर है ना उसे भी कंपनी के रजिस्टर्स का ही, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स का, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का ही पार्ट माना जाएगा। तो फॉरेन रजिस्टर भी कंपनी के रजिस्टर्स का ही एक हिस्सा होगा। बेटा समझ आ रहा है सबको, छोटे छोटे पॉइंट्स है। ठीक है, आगे चलें। फिर उसने कहा द फॉरेन रजिस्टर shall be maintained in the same format as the principal register। बेटा जिस फॉर्मेट में आप अपने प्रिंसिपल रजिस्टर्स बना रहे हो ना, जो इंडिया में लोकेटेड है बेटा, रजिस्टर ऑफ मेंबर आप बनाते हो कौन से फॉर्म में, फॉर्म MGT 1 में। तो बेटा फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी फॉर्म MGT 1 में ही बनेगा। अच्छा, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आप बनाते हो फॉर्म MGT 2 में, तो फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स भी फॉर्म MGT 2 में ही बनेगा। तो फॉर्मेट सेम रहेगा जो प्रिंसिपल रजिस्टर्स का फॉर्मेट था। फिर अ फॉरेन रजिस्टर शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। तो बेटा याद रखना फॉरेन रजिस्टर हमेशा ओपन रहेगा फॉर इंस्पेक्शन, कोई भी मेंबर उसे इंस्पेक्ट कर सकता है। एंड मे बी closed and extracts may be taken therefrom and copies thereof may be required। बेटा अगर कोई पर्सन चाहे तो उस फॉरेन रजिस्टर से एक्सट्रैक्ट्स ले सकता है, उसकी कॉपीज करवा सकता है। इन द सेम मैनर म्यूटैटिस म्यूटेंडिस। बेटा म्यूटैटिस म्यूटेंडिस का मतलब क्या होता है, विथ सर्टेन चेंजेस, with certain changes as are applicable, as is applicable to the principal register। तो बेटा बात वही आ गई ना, उन्होंने कहा जो सारे रूल्स प्रिंसिपल रजिस्टर्स के लिए अप्लाई होते हैं वही सारे रूल्स फॉरेन रजिस्टर के लिए भी अप्लाई करेंगे।
मतलब कोई भी पर्सन फॉरेन रजिस्टर को क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, फॉरेन रजिस्टर से चाहे तो एक्सट्रैक्ट्स ले सकता है, फॉरेन रजिस्टर की चाहे तो कॉपीज अपने पास रख सकता है, जैसे प्रिंसिपल रजिस्टर की रखी जाती हैं। एक्सेप्ट दैट advertisement before closing the register shall be inserted in at least 2 newspapers circulating in the place where foreign register is kept। बस उन्होंने एक बात कही है, अगर रजिस्टर आप क्लोज कर रहे हो, रजिस्टर आप क्लोज कर रहे हो फॉर इंस्पेक्शन, तो क्लोज करने से पहले आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा कि हम फॉरेन रजिस्टर को क्लोज करने जा रहे हैं। अगर क्लोज करने से पहले कोई इंस्पेक्ट करना चाहता है, एक्सट्रैक्ट लेना चाहता है, कॉपीज लेना चाहता है तो ले सकता है। एडवर्टाइजमेंट आपको देना पड़ेगा 2 न्यूज़पेपर में, सर्कुलेटिंग इन द प्लेस वेयर फॉरेन रजिस्टर इज केप्ट। ठीक है, फिर क्या कह रहा है बेटा, where a foreign register is kept by a company, the decision of the appropriate competent authority in regard to rectification of register shall be binding। बेटा उसने कहा है where a foreign register is kept by a company, the decision of the appropriate competent authority as per the laws of that country in which foreign register is kept। तो competent authority कौन हुई, competent authority of place where foreign register is kept। तो बेटा जो भी उस competent authority का डिसीजन होगा ना इन रिगार्ड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर, वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, वो आपके ऊपर बाइंडिंग होगा बेटा, मानना ही पड़ेगा वो फैसला। फिर एंट्रीज इन द फॉरेन रजिस्टर शैल बी मेड साइमल्टेनियसली आफ्टर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इट्स ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी अप्रूव्स द अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और एनी अदर सिक्योरिटीज एज द केस में बी। तो उन्होंने कहा जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कमिटी अप्रूव कर देगी अलॉटमेंट को और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज को, जैसे ही वो अप्रूव करेंगी आपको साइमल्टेनियसली बेटा एंट्रीज फॉरेन रजिस्टर में करनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर द कंपनी शैल transmit to its registered office in India a copy of every entry in any foreign register within 15 days after the entry is made। तो उन्होंने कहा है बेटा अब ये कंपनी का फर्ज है, फॉरेन रजिस्टर में जैसे ही कोई भी एंट्री आप करोगे, जैसे ही कोई भी एंट्री आप करोगे फॉरेन रजिस्टर में, उसकी एक कॉपी आपको ट्रांसमिट करनी पड़ेगी रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया में 15 दिनों के अंदर अंदर। तो जैसे ही आपने फॉरेन रजिस्टर में एंट्री करी उसको ट्रांसमिट करो इंडिया में। ठीक है, कितने दिनों के अंदर अंदर, 15 डेज के अंदर अंदर। फिर कीप एट सच प्लेस अ डुप्लीकेट रजिस्टर ऑफ एवरी फॉरेन रजिस्टर ड्यूली अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट शैल बी डीम्ड टू बी अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर्स। अब सुनो बेटा, उन्होंने क्या कहा, इंडिया में ना फॉरेन रजिस्टर का एक डुप्लीकेट रजिस्टर भी रखो। ठीक है, जैसे ही आप फॉरेन रजिस्टर में कोई एंट्री करोगे ना, उसे इंडिया में ट्रांसमिट करना, उस एंट्री को दोबारा से करना उस डुप्लीकेट रजिस्टर में, और उस डुप्लीकेट रजिस्टर को कंपनी के प्रिंसिपल रजिस्टर्स का पार्ट माना जाएगा। बेटा बात समझ आई, फॉरेन रजिस्टर में एंट्री करो, उसे इंडिया में ट्रांसमिट करो। ठीक है, फिर इंडिया में फॉरेन रजिस्टर का रखो एक डुप्लीकेट रजिस्टर, जैसे ही फॉरेन रजिस्टर में एंट्री होगी वैसे ही साइमल्टेनियसली आप डुप्लीकेट रजिस्टर में भी एंट्री कर दो और उस डुप्लीकेट रजिस्टर को आपके प्रिंसिपल रजिस्टर्स का पार्ट माना जाएगा। फिर नो ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी शेयर्स, डिबेंचर्स और एनी अदर सिक्योरिटी रजिस्टर्ड इन फॉरेन रजिस्टर शैल ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सच रजिस्टर बी रजिस्टर्ड इन एनी अदर रजिस्टर। तो उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा है
कोई भी ट्रांजैक्शन, चाहे वो शेयर्स की हो, डिबेंचर्स की हो या किसी और सिक्योरिटी की हो, अगर आपने उसे फॉरेन रजिस्टर में किया है ना, तो उसको और किसी रजिस्टर में रिकॉर्ड किया नहीं जाएगा। तो जो एंट्री फॉरेन रजिस्टर में रिकॉर्ड हो गई है उसे दोबारा किसी रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जब तक वो फॉरेन रजिस्टर चल रहा है। हां, अगर आपने कल को फॉरेन रजिस्टर बनाना डिसकंटिन्यू कर दिया तो आप किसी और रजिस्टर में इसकी एंट्री कर सकते हो। The company may discontinue the keeping of any foreign register and thereupon all entries in that register shall be transferred to some other foreign register kept by the company outside India or to the principal register। तो बेटा अगर आपने कोई फॉरेन रजिस्टर डिसकंटिन्यू कर दिया ना, तो उस फॉरेन रजिस्टर की जितनी भी एंट्रीज हैं उसे ट्रांसफर कर दो बेटा किसी और फॉरेन रजिस्टर में, ठीक है। और अगर कोई और फॉरेन रजिस्टर नहीं है तो उसे ट्रांसफर कर दो प्रिंसिपल रजिस्टर में जो इंडिया में रखा गया है। समझ आई बात? फिर आता है बेटा फाइन फॉर कॉन्ट्रावेंशन। द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद मिनिमम फाइन बेटा 50,000 है, मैक्सिमम फाइन 3 लाख है। और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग है, चलता ही जा रहा है, तो बेटा फर्दर फाइन 1,000 रुपए पर डे का है। तो मिनिमम फाइन तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 1,000 रुपए पर डे का फाइन भी लगेगा आपके ऊपर। और इसमें लास्ट आता है रूल 8, ऑथेंटिकेशन ऑफ एंट्रीज। बेटा ऑथेंटिकेशन का सिंपल वर्ड्स में मतलब पता है क्या हुआ? सिंपल वर्ड्स में सिग्नेचर, यानी बेटा जो एंट्रीज होती है ना रजिस्टर्स में, उन एंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी बेटा? मतलब कल को अगर कोई दिक्कत आती है, अगर कल को कोई दिक्कत आती है, कोई फ्रॉड होता है, कोई कुछ है, कोई ओमिशन होता है, कोई मिस स्टेटमेंट होती है, तो किसको लायबल ठहराया जाए? हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? तो बेटा उन्होंने कहा है The entries in the register maintained under section 88 and index included therein shall be authenticated by, किसका सिग्नेचर होगा बेटा? सिग्नेचर किसका होगा? कंपनी सेक्रेटरी का, या फिर एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड फॉर सच पर्पस। तो या तो कंपनी सेक्रेटरी का होगा या फिर वो पर्सन जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अथॉरिटी दी है उसका सिग्नेचर होगा। लेकिन बेटा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अथॉरिटी दी है तो बेटा बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। कौन सी डेट को वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें उस पर्सन को वो अथॉरिटी दी गई थी। डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। तो किसका सिग्नेचर होगा? कंपनी सेक्रेटरी का या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जिसने अथॉरिटी दी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिसको अथॉरिटी दी है। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी को अथॉरिटी दी है तो जिस दिन दी गई है, मतलब डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और बेटा फॉरेन रजिस्टर पे किसका साइन होगा बेटा? फिर से कंपनी सेक्रेटरी का। एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड, जिसको बोर्ड ने अथॉरिटी दी है, बाय अपेंडिंग हिज सिग्नेचर टू ईच एंट्री। बेटा इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ फॉरेन रजिस्टर में हर एंट्री के सामने उसका बेटा क्या आएगा? सिग्नेचर आएगा। हर एंट्री के सामने उसको सिग्नेचर करना पड़ेगा। ये आ गया बेटा आपका सेक्शन 88 हमारा फिनिश हो गया। तो मेरे को बताओ बेटा सबको क्लियर हुआ? छोटा सा सेक्शन था, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।